वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरीके का माइग्रेशन पैटर्न रहता था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स डिफरेंट रीजन के वजह से इंडिया से माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज में जाकर बसने लगे थे। इसका क्या पैटर्न था? इसका मेनली तीन जो मेजर पैटर्न था, जहाँ पर एंग्लो इंडियंस अलग रीजन के वजह से दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे, फिर स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते थे वो कहाँ पर जा रहे थे, किस रीजन के वजह से जा रहे थे, और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबरर्स थे वो कौन सी कंट्रीज में जा रहे थे। ये सारे पैटर्न को हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। साथ ही साथ यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ये सारे जगहों पर जो इंडियंस माइग्रेट कर रहे थे उनका क्या रीजंस था, उनका क्या पैटर्न था। तो इस क्लास में हम ओवरऑल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या माइग्रेशन का पैटर्न रहा था, क्या क्या रीजंस रहे थे, सारे चीज़ों को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लास है इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का माइग्रेशन को समझने के लिए ये क्लास बहुत ही एक हेल्पफुल क्लास होने वाली है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज अपना रही थी, वहां पर जाकर अलग अलग कंट्रीज में जाकर जो इंडियंस रह रहे थे उनको किस तरीके का सोशियो कल्चरल एडॉप्शन करना पड़ रहा था, और आखिर में थोड़ा हम ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आज का ये जो सेशन है ये शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिकल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट सेक्शन से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। आपको चीजें ढूंढने में आसानी होगी, आपको सारी चीजें, सारे क्लासेस एक ही जगह पर प्लेलिस्ट के आकार में मिल जाएगी। तो यहां पर क्लास को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहां पर हम जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की आज़ादी की बात अगर करते हैं, तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश इरा था। ब्रिटिशर्स के वक्त पर क्या क्या माइग्रेशन का पैटर्न रहा था वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इंडिया जब आज़ाद हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले थे, किस तरीके का माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो माइग्रेशन था वो सिर्फ एक सिंगुलर रीजन के वजह से हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल फैक्टर भी थे। यानी कि जो भी कंट्री में लोग माइग्रेट कर रहे थे, वर्ल्ड में जो भी चीजें, घटनाएं घट रही थी, वो भी किसी ना किसी तरीके से इंडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी इंडिया से बाहर जाने के लिए, यानी कि एमिग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया के अंदर की इंटरनल फैक्टर नहीं थे, बाहर के ग्लोबल फैक्टर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे, और ये सारी चीजों को हम समझेंगे। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में जो माइग्रेशन है इसके पैटर्न को डिवाइड करने की कोशिश करें, कैटेगोराइज करने की कोशिश करें, तो हम इस पैटर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 3 तरीके का जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस माइग्रेशन है वो हम देखते हैं। पहला है इमिग्रेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनका माइग्रेशन हम देखते हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जा रहे थे उनका भी अलग सेपरेट रीजंस था, उनको हम समझेंगे आगे। फिर जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज में जा रहे थे, वहां पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था, उस तरीके का दूसरा कैटेगरी है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स, जहां पर वेस्ट एशिया में ये सारे लोग जा रहे थे। अब ये सारे जो चीजें हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी कनाडा, ब्रिटेन और यूएसए में किस तरीके का माइग्रेशन होता है वो हम सेपरेट देखेंगे, लेकिन ये 3 कैटेगरी में हम मेजरली पोस्ट इंडिपेंडेंस माइग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं इमिग्रेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक एंग्लो इंडियन का मतलब नहीं मालूम है। एंग्लो इंडियन वो सारे लोग हैं, वो सारे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जिनका जन्म
मिक्स्ड रेस के वजह से हुआ था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, इतने सालों तक 200 सालों तक राज कर रहे थे, तो इस वजह से इंडियंस और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप हुई। बहुत सारे जगहों पर हमने देखा कि उनके बीच में इंटरमैरिज भी हुआ है। तो इनके वजह से जो बच्चे जन्म लेते थे उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियन एंसेस्ट्री दोनों ही यहाँ पर मिक्स्ड है। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी बन चुके थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन जो मेजरली एंग्लो इंडियंस थे उनको देखने में लगभग ब्रिटिशर्स के जैसे ही लगते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो एंग्लो इंडियंस थे उनका जो फादर थे वो होते थे ब्रिटिश और जो मदर थी वो होते थे इंडियन। तो इस तरीके का एक इंग्लो इंडियन कम्युनिटी इंडिया में बन चुका था जो बेसिकली बहुत ही एक माइनॉरिटी कम्युनिटी था। तो अब ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, जो इंडिया आज़ाद हो गई थी, तो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रहा था, क्योंकि ये दिखने में भी थोड़े अलग थे। बाकी सारे जो इंडियंस थे उनसे थोड़े दिखने में अलग थे और ये लोग खुद से मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे। इस वजह से वो लोग सोच रहे थे कि वो इंडिया में ना रहकर अगर दूसरे किसी ब्रिटिश कंट्री में, यानी कि जहां पर व्हाइट पीपल रहते हैं, उस कंट्री में अगर माइग्रेट करके चले गए तो उनको बेहतर होगा, उनके लाइफ के लिए बेहतर होगा। तो इस वजह से वो लोग चूज कर रहे थे दूसरे कंट्रीज जहां पर व्हाइट कलर के पीपल रहते हैं, उस जगह पर वो लोग माइग्रेट करना ज्यादा पसंद करते थे। अब अगर हम इनकी डेस्टिनेशन की बात करें, ये जो एंग्लो इंडियंस थे वो लोग पहले तो इंग्लैंड में मूव कर रहे थे, क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में ही रहते हैं। लेकिन वहां पर जब जाकर वो लोग इंग्लैंड में रहने लगे तो उनको बहुत सारे रेशियल और एथनिक चैलेंजेस से गुजरनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बेसिकली तो इंडियन थे। वहां पर जो लोग थे वो सारे व्हाइट पीपल ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पर पहले वो लोग इंग्लैंड में जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम के वजह से वो लोग बाद में ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर रहे थे। यानी कि फर्स्ट जो उनका चॉइस था डेस्टिनेशन का वो था इंग्लैंड, और सेकंड जो चॉइस था वो था ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत सारे एंग्लो इंडियंस को देखते हैं, और वो एंग्लो इंडियंस का होमलैंड ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बन गया था। अब इसको लेकर ये जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन का माइग्रेशन को लेकर बाकी सारे बुक में इतना ज्यादा बताया नहीं गया है, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी है ये बहुत ही कम है और ये दिन ब दिन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया में और ब्रिटिशर्स अब नहीं है। ज्यादातर जो है वो एक दो है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। तो इस वजह से इसको लेकर, इसके माइग्रेशन को पैटर्न के लेकर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। तो ये जो एंग्लो इंडियंस है इनका इम्पैक्ट इंडिया में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मिक्स्ड कम्युनिटी का जो रेस है ये एक बहुत ही स्मॉल है, और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये लोग इंडिया से बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी ज्यादातर लोग। अब हम समझते हैं जो हमारा सेकंड पैटर्न है वो है इमिग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स टू इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज। अब ये जो चीज है ये थोड़ा आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। हमारा यहां पर इंडिया में जो भी लोग माइग्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद, इनमें से ये जो प्रोफेशनल लोग थे ये थोड़े अलग तरीके का थे। प्रोफेशनल लोगों के पास एजुकेशन थी, उनके पास स्किल था, खास करके जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स जिनके पास हाई स्किल था वो लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या रीजन रह रहा था, हम खास करके 1960s और 70s में ये जो हाई स्किल प्रोफेशनल्स है वो उनको दूसरे कंट्रीज में जाते हुए देखते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ये सारे कंट्रीज में वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन, मेजर जो रीजन था वो था बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में उनको अपने काम के लिए जितना पैसा मिल रहा था वो उनको सफिशिएंट फील नहीं हो रहा था, तो वो लोग इंडिया को छोड़ के जहां पर उनको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, बेहतर सैलरीज मिल रही थी और जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर था, वो सारे कंट्रीज में वो लोग जाना पसंद कर रहे थे। ये जो फेनोमेना है जहां पर इंडिया के जो लोग हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, जो दूसरे कंट्रीज में अगर चले जाते हैं, उस फेनोमेना को हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ था? अगर ये जो स्किल्ड प्रोफेशनल लोग हैं, ये स्किल्ड प्रोफेशनल लोग जब इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी तो हो ही रही थी, साथ ही साथ इंडिया के जो लोग हैं वो हमें अलग अलग
कंट्रीज में, इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में देखी जा सकती थी। तो यहाँ पर जब ज्यादा संख्या में लोग दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे थे तो वहां पर एक कम्युनिटी वो लोग बिल्ड कर रहे थे। वहां पर वो लोग जो माइग्रेंट लोग थे वो एक साथ रहकर उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और होस्ट कंट्री में वो लोग अपना कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इसके साथ उनके कल्चर के साथ इंडियन कल्चर को मिक्स्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रीजन की, कुछ और रीजन की बात करें तो जो प्रोफेशनल्स थे वो लोग दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे क्योंकि उस कंट्रीज में उनको बहुत सारे सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे सिटीजनशिप भी बहुत सारे कंट्रीज में उनको दिया जा रहा था उनके स्किल के ऊपर बेस्ड करके। तो इस वजह से प्रोफेशनल लोग इंडिया को छोड़ के एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे थे, एमिग्रेट कर रहे थे। अब देखते हैं हमारा थर्ड कैटेगरी जो है अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स। अब ये जो लेबरर्स थे ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये लेबरर क्वालिटी के लोग हैं, जो लोग स्किल्ड भी होते हैं, सेमी स्किल्ड भी होते हैं और अनस्किल्ड भी होते हैं, यानी कि इनके पास इतना ज़्यादा प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ये लोग काम करते हैं। तो इनको जो दूसरे कंट्रीज में है, खास करके ये लोग वेस्ट एशिया में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये लोग वेस्ट एशिया में शिफ्ट कर रहे थे। अब इसका क्या रीजन था? हम सभी जानते हैं कि 1970s के आसपास जो वेस्ट एशिया था वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल बूम हमें देखने को मिला था। ऑयल बूम यानी कि यहां पर जो तेल है, तेल का कुआं यहां पर बहुत सारे जगहों पर मिल रहा था, तेल बहुत ज्यादा अवेलेबल होने लगा था और वर्ल्ड में तेल की जरूरत बहुत ज्यादा थी। अब वहां पर वेस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज थी, जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतार, ये सारे कंट्रीज में लोग इतने ज्यादा नहीं थे, वहां पर इतने ज्यादा वर्कर नहीं थे जितना ज्यादा वहां पर तेल मिल रहा था। तो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई थी, वहां पर लेबरर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इस वजह से इंडिया में उस टाइम पीरियड पर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन इतना बेहतर नहीं था। सरकारें कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी बहुत सारे पहले से ही, कॉलोनियल पीरियड के वक्त से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चली आ रही थी और लोगों के पास इतना ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स नहीं थी। तो इस वजह से जो लोग थे, इंडिया के जो लोग हैं, वो लोग वेस्ट एशिया में जाना प्रेफर कर रहे थे क्योंकि वहां पर रेडिली जॉब्स अवेलेबल थी। तो यहां पर हम अगर नेचर ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो यहां पर जो मेल लोग थे, यानी कि जो पुरुष थे, वो लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि महिलाएं वो सारे जगहों पर तेल के खदान में जाकर काम नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से जो मेल लोग थे, पुरुष लोग थे, वो लोग इंडिया से दूसरे कंट्रीज में, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर जा रही थी, वहां पर काम कर रही थी और वहां से इंडिया में पैसे भेज रही थी। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली जो बात है वो लोग फैमिलीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडिया से चले गए हैं और दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहां पर ही बस गए हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं और ज्यादातर लोग वापस बैक करके इंडिया में चले आते हैं और पैसे रेगुलर बेसिस पे भेजते रहते हैं। ये जो पैसे भेजा जाता है दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में, इसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। और ये जो रेमिटेंसेस है ये इंडिया के इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। बहुत सारे फैमिलीज ऐसी है जो ये रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड करके अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है और अपना जो घर परिवार है उसको बेहतर बना रही है। खास करके जो केरला स्टेट है, केरला स्टेट में ज्यादातर लोग ये जो बाहर के वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर काम करते हैं और पैसे भेजते हैं। तो इस वजह से केरला ये जो रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रिसीवर है इंडिया में। अब इसका इंपैक्ट क्या हमें देखने को मिलता है? ये जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स वेस्ट एशिया में जा रहे हैं, इसका क्या हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है? अब इसके वजह से जो लोग दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं वहां से जो पैसे भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा प्रोफेशनल्स नहीं है तो इसके वजह से इंडिया में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और दूसरे कंट्री में जाकर जॉब्स करते हैं, तो ये जो स्किल्स है ये इंडिया को घटती है। लेकिन जो लेबर
लेबरर्स अगर इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उनके जगह को फुलफिल करने के लिए बाकी बहुत सारे और भी लोग हैं। और ये जो मेजर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये सारे लोग इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया को पैसे भेजते हैं, यानी कि रेमिटेंसेस भेजते हैं यहाँ पर। इस वजह से ये जो होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में ये लोग रह रहे हैं, इसके साथ साथ इंडिया को भी ये लोग डेवलप कर पा रहे हैं। ये दोनों कंट्रीज के लिए अब बेहतर एक अपॉर्चुनिटीज बनती जा रही थी। तो अब हमने बहुत सारे ये जो तीन मेजर कैटेगरी है, तीनों मेजर कैटेगरी के बारे में समझा है। अब हम थोड़ा देखते हैं माइग्रेशन टू ब्रिटेन, यूएसए एंड कनाडा के बारे में। अब ये जो तीनों कंट्रीज है, यहां पर किस तरीके का माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, इसका पैटर्न को भी हमें समझने की जरूरत है। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो 1950 से लेकर 60s तक जो ब्रिटेन में लेबरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि वार के वजह से पोस्ट वार टाइम पीरियड पर बहुत सारी इकोनॉमी नष्ट हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी काम करने के लिए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल थी लेबरर के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे। खास करके यहाँ पर कौन से वो लोग हैं जो जा रहे थे, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है, कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन कंट्रीज में इंडियंस लोगों को ले जाया गया था कॉलोनियल टाइम पे। लेकिन वहां पर जो अफ्रीकनाइजेशन पॉलिसीज ली गई थी, खास करके केनिया और उगांडा में, वहां उसके वजह से जो दूसरे कंट्रीज के लोग, खास करके जो इंडियंस थे, उनको उस जगह से निकाल दिया जा रहा था। वहां पर उनको कोई जगह नहीं दी जा रही थी, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज के वजह से। तो इस वजह से ईस्ट अफ्रीका से जो लोग वहां पर ईस्ट अफ्रीका में रह रहे हैं, वो लोग वापस से दूसरे और एक कंट्री में माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त पर ब्रिटेन में बहुत सारे लेबरर्स की जरूरत थी। तो इस वजह से ईस्ट अफ्रीका में जो भी इंडियंस रह रहे थे, वो वापस से ब्रिटेन में चले आए थे और वहां पर जाकर बसने लगे थे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे देखते हैं कि ब्रिटेन में जो इंडियंस है, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, माइग्रेंट की संख्या बढ़ने लगी थी। फिर हम देखते हैं यूएसए आज के वक्त पर यूएसए बहुत ही चर्चा में है। उनका जो पॉलिसीज रहा है आजकल के वक्त पर के किस तरीके का सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, कौन से नेशनलिटी को, कौन से लोग वहां पर सिटीजनशिप रहेंगे, इसको लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप चेंज कर रहे हैं। तो हम अगर यूएसए हमारे इंडियंस के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर किस तरीके से बन गया था, यूएसए 1965 में इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट लाया था। इससे पहले जो अमेरिका था, यूएसए था, वहां पर जो नेशनल ओरिजिन के लोग थे, सिर्फ उनको ही वहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन ये नेशनलिटी एक्ट के वजह से, 1965 के एक्ट के वजह से, वहां पर जो भी बाहर से जो माइग्रेंट्स थे, उनके स्किल के बेसिस पर उनको हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स अगर होंगे तब उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसके वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा यूएसए को चूज कर रहे थे और यूएसए में शिफ्ट होना पसंद कर रहे थे। तो इस वजह से आज हम देखते हैं कि यूएसए में बहुत ज्यादा इंडियंस रहते हैं, क्योंकि यहां पर इंडिया से बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स लोग उस जगह पर जा रहे थे। फिर हम देखते हैं थर्ड जो है कनाडा में 1947 के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले थे। यहां पर कनाडा जो बेसिकली इंडिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खास करके जो पंजाब हरियाणा एरिया है, वहां से ज्यादातर लोग कनाडा में जाकर बसना पसंद करते थे। वहां पर कुछ सिख कम्युनिटी के लोग, गुजरातीज, फिर पंजाबी और हरियाणी, वो सारे रीजन के जो लोग हैं वो कनाडा में जाकर बसना पसंद करते थे। वहां पर उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ही इंडियन कम्युनिटी के लोग बसे हुए थे। तो ये सारे लिंकेज के वजह से आज के टाइम पर कनाडा जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर गुजराती है, या फिर पंजाबी है, वो सारे लोगों के लिए आज भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अब हम थोड़ी बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। ये सारे माइग्रेशन तो होती रहती है, ये सारे माइग्रेशन चल रही है, लेकिन इसको लेकर गवर्नमेंट किस तरीके का पॉलिसीज एडॉप्ट कर रहा है ये सारे माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट
1983 में इमिग्रेशन एक्ट लाती है और इस इमिग्रेशन एक्ट की तहत लेबर माइग्रेशन को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है कि ओवरसीज में जो भी माइग्रेंट इंडियंस वहां पर रह रहे हैं उनको थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा भी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है जो दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं इंडियंस है उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें बहुत सारे इनिशिएटिव उठाई जाती है। जैसे हर साल प्रवासी भारतीय दिवस उद्यापन की जाती है, फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चालू की जाती है ताकि जो भी डायस्पोरिक कम्युनिटी है इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी है उनको इंडिया के साथ लिंक किया जा सके, इनकी इंडिया के साथ कनेक्शन एक बिल्ड किया जा सके और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पर जब हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं यानी कि इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन है इसकी बात करते हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे पॉलिसीज बनाई गई है क्योंकि ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वो लोग शहर में जाना पसंद कर रहे थे, शहर में उनको जॉब मिल रही थी और गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था और वहां पर लोगों को खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एमजी एंड रेगा जैसे स्कीम्स लाए जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट लोगों को रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। यहां पर जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिले और थोड़ा बहुत पैसा मिले, इस तरीके का एक सोच के साथ कुछ पॉलिसीज क्रिएट की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे सिटीज है, सिटीज में स्मार्ट सिटीज ग्रो की गई, वहां पर कुछ अर्बन प्लानिंग की गई ताकि जो लोग है माइग्रेशन जो हो रहा है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और जो मेन एरिया है इसके इर्द गिर्द जो सारे छोटे रूरल एरियाज हो या फिर सिटीज हो, छोटे छोटे एरियाज हो, टाउन्स हो, उनको भी डेवलप करने का प्लानिंग ली गई है ताकि ये जो माइग्रेशन है इसको बांटा जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे माइग्रेशन के रिलेटेड पॉलिसीज तैयार करने की कोशिश की है और बहुत सारे स्टेप्स भी इन्होंने उठाए हैं। अब ये जो सारे लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं यहाँ पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझनी पड़ रही थी, बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस है जहां पर उनको मिल रहे थे। खास करके उनको सोशियो कल्चरल एडॉप्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। जैसे दूसरे कंट्रीज में जो लोग जा रहे थे उनको इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन झेलनी पड़ रही थी क्योंकि वहां पर जो कानून है उस दूसरे कंट्री में जो कानून है वो इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, वहां पर जब जाकर काम करते हैं तो उनको लो वेजेस मिल रहा था, उनको हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर कल्चरल एसिमिलेशन का भी प्रॉब्लम बन रहा था और आइडेंटिटी को लेकर एक क्राइसिस भी फील हो रही थी क्योंकि जो माइग्रेंट लोग हैं वो इंडियन कल्चर से बिलोंग कर रहे थे। इंडियन कल्चर यूनिक कल्चर है बाकी सारे कल्चर के मुकाबले, तो वहां पर जाकर उनको अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था और उनके साथ दूसरे जो लोग हैं उनके साथ मिलकर चलना प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि कल्चरल एसिमिलेशन का प्रोसेस चलता है जहां पर ये जो माइग्रेंट लोग हैं वो होस्ट कंट्री का जो कल्चर है इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस उन लोगों में देखी गई है उसको सॉल्व करने का ये बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको मिला था कल्चरल एसिमिलेशन के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुपिंग भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर बस चुका है। जैसे बड़े बड़े शहर लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, ये सारे जगहों पर भी इंडियंस है। तो वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज फॉर्म की जा रही है ताकि इंडियन जो कल्चर के जो लोग हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाई बन सके और लोकल कल्चर के साथ उनको एडॉप्ट करने में भी आसानी हो सके और इंडियन कल्चर को भी वो लोग भूल ना जाए और उसको प्रिजर्व करने की भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर्स हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंडियन माइग्रेंट जो जाते हैं उनको उसका वहाँ पर का जो लैंग्वेज इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो बहुत सारे सर्विसेज उनको इस चीज़ के वजह से नहीं मिलता है और बहुत सारे पॉलिसी में भी उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर लार्ज स्केल माइग्रेशन की बात की जाती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। जब इंडिया से लार्ज
लार्ज स्केल में स्किल्ड प्रोफेशनल्स बाहर के कंट्रीज में चले जाते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। क्योंकि ये जो ब्रेन है वो इंडिया में ही क्रिएट हुआ है, इंडिया में नरिश हुआ है, पढ़े लिखे सारे इंडिया में ही है, लेकिन जाकर दूसरे कंट्रीज में बस जाते हैं, वहां पर वो लोग उनका ब्रेन को यूज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नॉर्मली ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब इंडिया में ब्रेन ड्रेन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था। अलग अलग फेजेस में ब्रेन ड्रेन का सिचुएशन भी बदलता गया है। जैसे 1960s और 80s के ये जो बीच में का जो वक्त है, यहां पर हम बहुत सारे माइग्रेशन देखते हैं, खास करके प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकेडमिक्स, एजुकेटर्स, ये सारे जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज में यूएस, यूके, कनाडा जैसे कंट्रीज में जाकर बस रहे थे, वहां पर उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। फिर हम देखते हैं 1990s के बाद, जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा था। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से वहाँ पर यूएसए जैसे कंट्री में, जहाँ पर H1B वीज़ा दिया जा रहा था टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल्स को, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल्स 1990s के बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन बाद में हम कुछ और चेंजेस देखते हैं। यहां पर हम रिवर्सल ऑफ ब्रेन ड्रेन भी देखते हैं, जिसको हम ब्रेन गेन भी कह सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारे बदलाव लाती है। जो भी माइग्रेंट लोग हैं उनके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज, इनिशिएटिव्स उठाती है। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चलता है, स्टार्टअप बहुत सारे ली जाती है, एनकरेज किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों के वजह से जो बाहर के कंट्रीज में इंडियंस रह रहे थे वो अब धीरे धीरे करके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के कंट्रीज से इंडिया में आकर बसना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो फेनोमेना है जहां पर बाहर के कंट्रीज में जो इंडियंस बस रहे हैं वो बैक करके जब इंडिया में आते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेन गेन। ब्रेन ड्रेन जब इंडिया से बाहर के कंट्रीज में जाते हैं और जब बाहर के कंट्री से इंडिया में आते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन गेन। तो आज के टाइम पर हम ब्रेन गेन देखते हैं। और आजकल जो यूएसए में जो चल रहा है, जहां पर एक अलग सिटीजनशिप पॉलिसी लाई गई है, इसके वजह से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है यूएसए से इंडिया में बैक करके आ रहे हैं, यानी कि इंडिया का ब्रेन गेन हो रहा है। तो आशा करता हूं मैंने आज के क्लास में जो भी चीज़ें समझाई है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स है, आप लोग थोड़ा इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। आपको एग्जाम में सारी चीज़ें आसानी से लिख सकोगे, सारी चीज़ें याद भी रह जाएगी। तो अगर आपको ये सारे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर इग्नो एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिगार्डिंग सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इसके साथ साथ पीडीएफ भी आप लोग परचेज करके इजीली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बुक वगैरह पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस किस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर रही है या फिर कोई चेंजेस की ज़रूरत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि नेक्स्ट क्लासेस किस तरीके से करने चाहिए। तो आज का सेशन यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।